हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन अफेयर्स। और आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि आज का सेशन होने वाला है अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे उनको हम कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने 37 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं आगे वो सारे के सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्वेश्चन स्किप ना करें। राइट, तो शुरू किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि ये कुछ बुक्स रिलीज हुई हैं अगस्त मंथ में। ठीक है, इनको आप नोट कर लो, ये बुक्स के नेम है और इधर इनके ऑथर्स हैं, लेखक हैं येलो हाईलाइटेड में। स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो, जैसा आपको उचित लगे। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है कि ये 3 बुक्स हैं, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स एंड प्रिया कविथकल। इन तीनों के लेखक एक ही हैं और वो कौन है? पी एस श्रीधरन पिल्लई। और आपको पता होना चाहिए कौन है, ये हैं गवर्नर। कहाँ के गवर्नर है ये गोवा के गवर्नर हैं, जिन्होंने ये 3 किताबें लिखी हैं। ये हैं इनके नाम। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ पे आप एक देख रहे होगे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। राइट, इसको बुक कह लो या फिर ये कह लो कि ये कंपाइलेशन है, ये मोदी जी की स्पीचेस का जो भाषण है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के, उनको कंपाइल करके बना दिया गया है किताब के रूप में, जिसका नाम रख दिया गया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। राइट, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी चीजें भी देख लेना। ठीक, आगे बढ़ा जाए फिर। तो आज का पहला प्रश्न है, रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेटेड द नेशनल स्पेस डे ऑन डैश अगस्त 2023। हाल ही में भारत ने किस अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है? तो बताओ भाई, है कोई आइडिया? नेशनल स्पेस डे कब मनाएंगे हम, या हाल ही में कब मनाया गया? अभी हिंट के लिए ये इमेज दे रखी हुई यहाँ पे साइड में, और ये इमेज है किसकी? चंद्रयान 3 मिशन जो है हमारा, वो सक्सेसफुल लैंड कर चुका है मून पे। ठीक है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे भारत के लिए, और बहुत खुशी की बात है। और इस खुशी को मनाया भी गया। किस दिवस को मनाया गया था, किस तारीख को मनाया गया था, कब हुआ था लैंड हमारा जो चंद्रयान 3 है मून पर? वो हुआ था 23 अगस्त को 2023 को। राइट, और इसी दिवस को हम मनाएंगे किस रूप में? नेशनल स्पेस डे के रूप में। राइट, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होगे, पार्ट 1 में हम चंद्रयान 3 की लॉन्च की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उस पर बात कर चुके थे, और ये लैंड हो चुका है मून पे। आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा रोवर मॉड्यूल और ये है हमारा लैंडर मॉड्यूल। इन दोनों की बात कर चुके थे हम पार्ट 1 में। ठीक है, वहां जाकर आप देख सकते हो। इनके नाम याद रखना जरूरी है। रोवर का नाम है प्रज्ञान, ये जो रोवर देख रहे हो ये प्रज्ञान है, और ये जो लैंडर है ये है विक्रम। ये 2 नाम याद रखना जरूरी है। राइट, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बनेंगे। पहला तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस दिन लैंड हुआ है मून पर हमारा चंद्रयान 3 या विक्रम लैंडर, उस दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए अब हम इसको नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2023। और क्वेश्चन जो बनते हैं उस पर बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 के जो की पॉइंट्स हैं उस पर अगर बात करें तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि लॉन्च कब हुआ था। इस पे हमने पार्ट 1 में बात करी ली थी, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ये कहां से लॉन्च हुआ था? ये हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और ये कहां पे है सतीश धवन स्पेस सेंटर? ये है श्री हरिकोटा में, ये भी याद रखना है। और श्री हरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राइट, तो लॉन्च हुआ था 14 अप्रैल को। अब लॉन्च हो गया और फिर लैंड कब हुआ है अभी हमने जान ही लिया, 23 अगस्त 2023 को, और इसी को हम मनाएंगे नेशनल स्पेस डे के रूप में। राइट, अब जब लैंड कर गया तो जिस पॉइंट पे लैंड किया है उसका भी नाम रख दिया गया है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिव शक्ति पॉइंट है उस पॉइंट का नाम जहां पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड करा है मून पर। क्या नाम है? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब लैंड कर गया है तो भारत ने कुछ इतिहास भी रच दिए हैं, वो भी जान लेते हैं। तो भारत वो पहला देश बन चुका है जिसने मून के साउथ पोल पर लैंड किया है, याद रखना। ठीक, विश्व का पहला देश है जो साउथ पोल पर पहुंचा है मून के। ठीक है, जैसे अर्थ पे होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी तरह मून के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, जहां पे साउथ पोल में हमारे भारत ने एंट्री की है। राइट, और हम बन चुके हैं विश्व के पहले ऐसे देश। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और इसके साथ साथ हमारा जो भारत है वो चौथा देश बन चुका है जो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है मून पर। ठीक है,
सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है इस तरह से लैंडिंग करना कि हमारा जो विक्रम लैंडर है उसमें कोई डैमेज ना हो, मतलब इतने आराम से लैंड करना कि हम आराम से लैंड भी कर जाएं और कोई डैमेज भी ना हो, और उसके आगे फिर हम सन जो मून है उसको एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, राइट। अच्छा, भारत चौथा देश है जो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। तो इससे पहले 3 देश हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, और वो कौन से हैं? यूएस है, चाइना है, रशिया है, ये भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये 3 देश हैं जो पहले सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, और भारत हमारा चौथा बन चुका है। अब जब लैंड कर गया है तो अभी तक क्या जानकारी है या क्या खोज वहां पर हुई है, एलिमेंट्स क्या क्या मिले हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है। तो हमें सल्फर मिला है मून पर, मून की सतह पर, और एल्युमिनियम मिला है, कैल्शियम मिला है, आयरन मिला है, क्रोमियम मिला है, टाइटेनियम मिला है, मैग्नीज मिला है, सिलिकॉन मिला है, और ऑक्सीजन की भी पुष्टि हो गई है, राइट। और हाइड्रोजन की खोज अभी भी जारी है, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है हाइड्रोजन भी मिल जाए। ठीक है, तो अभी अंडर सर्च है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। आगे बढ़ा जाए, आगे आते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मिशन आदित्य L1। तो मून पे पहुंचने के बाद अब इसरो का मन है कि वो सन को भी एक्सप्लोर करे, राइट। और इसी सन को एक्सप्लोर करने का मिशन का नाम रखा गया है आदित्य L1। आदित्य का मतलब ही होता है सूर्य या फिर सन, राइट। इसी के ऊपर नाम रख दिया गया है आदित्य L1। L1 के बारे में भी बात करेंगे आगे, लेकिन पहले जान लेते हैं ये मिशन है क्या। ठीक, तो इस मिशन में जो हमारा इसरो है वो एक्सप्लोर करने वाला है सन की 3 लेयर्स को, जो कि हैं कोरोना, क्रोमोस्फियर और फोटोस्फियर, राइट। इन 3 लेयर्स को एक्सप्लोर करेगा हमारा इसरो। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सन की जो सबसे बाहरी सतह है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन क्या कहलाती है? वो सबसे बाहरी सतह कहलाती है कोरोना। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो डायग्राम में, सबसे बाहर क्या है? कोरोना है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, राइट। तो ये है मिशन हमारे भारत की तरफ से सन को एक्सप्लोर करने का। अच्छा, ये भारत की तरफ से पहला है, तो इससे पहले और कोई भी एक्सप्लोर कर चुका है क्या? तो 2018 में नासा ने पार्कर्स प्रोब एक मिशन चलाया था, वो भी सन के लिए था, याद रखना है, ठीक है, पार्कर्स प्रोब। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी भी एक्सप्लोर कर चुकी है सन को, जापान भी कर चुकी है, जापान का जो जक्सा है, जो वहां की जो स्पेस एजेंसी है, वो भी एक्सप्लोर कर चुकी है सन को, राइट। तो अब हमारे भारत की बारी है, और हमने 2 सितंबर को इसको लॉन्च भी कर दिया है, ठीक। और ये लॉन्च कहां से हुआ है मिशन? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ये भी याद रखना है, ये भी वहीं से हुआ है जहां से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, ठीक, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अब आ जाते हैं L1 पे बात कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, तो अब आ जाते हैं L1 पे बात कर लेते हैं। तो L1 क्या है? आदित्य L1 इस मिशन का नाम है। आदित्य का मतलब तो सन समझ गए, L1 क्या है? अगर हमें सन को एक्सप्लोर करना है, राइट, ये बात समझना है, ये डायग्राम पहले देख लो बना हुआ है। अगर हमें सन को एक्सप्लोर करना है तो अर्थ और सन के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहां पर हम आराम से सन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे पहुंच के, ठीक है। L फॉर होता है लैग्रेंज। तो ऐसे 5 पॉइंट हैं, L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं जहां पर हम आसानी से सन को एक्सप्लोर कर सकते हैं वहां पर पहुंचकर। तो इसी तरह का एक लैग्रेंज पॉइंट 1 है अर्थ और सन के बीच में, जहां पर हम जाएंगे और यहां से सन को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ना तो हम अर्थ की ग्रेविटी का ज्यादा पुल फील करेंगे, कि ना ही हमें अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, ना ही हमें सन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि हमें सन से भी दूरी बना के रखनी है, क्योंकि अगर हम सन की ग्रेविटी में आ गए तो सब खत्म है, ठीक है। इसलिए उचित दूरी बनाते हुए ही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जिनका नाम है लैग्रेंज पॉइंट, राइट, जो अर्थ और सन के बीच में है, जहां पे हम सन को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट डैमेज, ठीक, या फिर विदाउट डिस्टरबेंस। इनको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोला जा सकता है, राइट। तो ये है भाई लैग्रेंज। L फॉर क्या है? लैग्रेंज। और पॉइंट 1 पे हम पहुंचेंगे जहां से हम सन को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी है मिशन L1 के बारे में जो पूछी जा सकती है, और मेरे ख्याल से इतना काफी है, ठीक। 5 सितंबर तक हम मान रहे हैं कि हम L1 पे पहुंच जाएंगे, ठीक। 2 सितंबर को ये मिशन लॉन्च किया। आगे बढ़ा जाए,
ठीक है, तो हमने शुरुआत की थी किससे, नेशनल स्पेस डे से। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 से लेके 15 तक के हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे, उनकी थीम्स भी जो इंपॉर्टेंट डेज थे। अब ये उसके आगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं वो डेज हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है, इसकी थीम है ये नो मैटर व्हाट। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, इसकी थीम है लैंडस्केप्स। 20 अगस्त को मनाते हैं हम सद्भावना दिवस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये मनाया जाता है किसकी, बर्थ एनिवर्सरी पे, जन्म तिथि पे किसकी, फॉर्मर पीएम जो हमारे थे राजीव गांधी जी। ठीक, इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हुए हम इस दिवस को मनाते हैं सद्भावना दिवस के नाम पर, राइट। बर्थ एनिवर्सरी पे याद रखना है। इनकी डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है नेशनल टेररिज्म डे। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है इनकी डेथ एनिवर्सरी पे, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं हम सद्भावना दिवस, राइट। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, और 20 अगस्त को ही मनाते हैं इंडियन अक्षय ऊर्जा डे। ठीक, 26 अगस्त को मनाते हैं विमेंस इक्वालिटी डे जिसकी थीम है एम्ब्रेस इक्विटी। 29 अगस्त को मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे और इसकी थीम क्या है, स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। ठीक है तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाटर वीक डे, वैसे तो वीक का जो डे है वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन थीम्स पूछ ली जाती, पूछी भी गई हैं एग्जाम में पहले। ठीक है, इसलिए थीम याद रखना, वर्ल्ड वाटर वीक की सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड, याद रखना। ठीक है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू हैव वन गोल्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड एट, अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, जो कहां आयोजित किया गया था। तो नीरज चोपड़ा जी ने एक बार फिर से भारत का नाम रोशन करने का काम किया है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कहां पर, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, राइट। पूछा गया है कि ये इवेंट हुआ कहां पे था, तो ये हुआ था बुदापेस्ट में। अब ऑप्शंस में से देख के बताओ बुदापेस्ट कहां पे, तो बुदापेस्ट है राजधानी या कैपिटल किसकी है, हंगरी की। तो हंगरी में ये इवेंट हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, जहां पर नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता है और इनको गोल्ड मिला है जेवलिन थ्रो के लिए। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जो थ्रो था वो कितने मीटर्स का था, तो वो था 88.17 मीटर का थ्रो, जिसके लिए इनको गोल्ड मिला है, राइट। तो ये याद रखना है दूरी कि कितनी दूरी तक इन्होंने भाला फेंका है। ठीक, 88.17। एक चीज और जो याद आ रही है इंपॉर्टेंट, 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल जैवलिन थ्रो डे, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। ठीक, क्यों मनाते हैं ये दिवस, तो ये दिवस भी इन्हीं को सम्मानित करते हुए मनाया जाता है। ठीक, 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता था और वहां पे इनका जेवलिन थ्रो का जो थ्रो था वो कितना था, वो ऐतिहासिक थ्रो था 87.58 मीटर्स का। ठीक, टोक्यो ओलंपिक्स की बात है ये। ठीक है, और वर्ल्ड एथलेटिक्स में कितना मारा है अभी 2023 में अगस्त में, 88.17 मीटर्स का। ठीक है, 7 अगस्त को मनाते हैं नेशनल जैवलिन थ्रो डे, राइट। बढ़ा जाए आगे, और ये इवेंट हुआ है हंगरी में। रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस्ड टू बैन प्लास्टिक वाटर बॉटल्स बिलो 1 लीटर, हाल ही में किस राज्य ने 1 लीटर से कम प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो बताओ भाई, अब किस राज्य में 1 लीटर से कम पानी की बोतलें नहीं मिलेंगी, जिनको हम पेट बॉटल्स भी बुलाते हैं, जो पानी की बॉटल्स होती हैं पेट बॉटल्स। ठीक, पेट का मीनिंग अगर पूछा जाए, पूछा भी जा चुका है पहले, तो इसका होता है पॉलीएथिलीन। और बताओ भैया आगे क्या होता है, टेरेफ्थैलेट। ठीक, ये नाम ऐसे ही याद रखना है। ठीक, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट, पीईटी बॉटल्स, राइट। तो बताओ भाई स्टेट कौन सा है जहां पर अब ये बोतलें नहीं चलेंगी 1 लीटर से कम वाली, तो वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। बताओ, पिछली बार पिछले वाले सेशन में कॉफी का पूछा था कि उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, कर्नाटक में। अब बताओ चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, तो वो होता है असम में, राइट। भारत में बात की है, ठीक है। तो असम में अब नहीं मिलेंगी 1 लीटर से कम पानी की बॉटल्स, राइट। और पीटी बॉटल जिनको हम बोलते हैं पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट, ठीक है।
अच्छा बताओ, असम के गवर्नर कौन है? पिछले वाले सेशन में ही हमने पढ़ा था, तो वो है गुलाब चंद कटारिया जी। जिनको याद है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है तो अब याद रखना। गुलाब चंद कटारिया जी हैं गवर्नर कहाँ के? असम के। सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर हेमंत शर्मा जी हैं, राइट। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है रिसेंटली अगला प्रश्न है रिसेंटली विच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट इथेनॉल रन 100% कार इन इंडिया? हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में दुनिया का पहला इथेनॉल रन 100% कार लॉन्च किया है? तो ये दुनिया की या विश्व की पहली ऐसी कार है जो कि भारत में लॉन्च हुई है, जो पूरी तरह इथेनॉल पर चलेगी, 100% इथेनॉल रन होगी है, राइट। अभी तक हम सुनते आ रहे थे कि 20% इथेनॉल मिला देंगे या 10% इथेनॉल मिला के पेट्रोल में चलाएंगे, राइट। अब ये कार ऐसी बन गई है कि जो पूरी तरह इथेनॉल पे चलेगी, और ये बनाई है टोयोटा कंपनी ने। टोयोटा ने अपनी इनोवा कार को कुछ इस तरह से बनाया है कि वो पूरी तरह किस पे चलेगी? इथेनॉल पे चलेगी, राइट। और उसका उद्घाटन किया है किसने? नितिन गडकरी जी ने, ठीक है, जो कि हमारे कैबिनेट मंत्री हैं किस मंत्रालय के? अगला प्रश्न है रिसेंटली विच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इथेनॉल रन 100% कार इन इंडिया? हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में दुनिया का पहला इथेनॉल रन 100% कार लॉन्च किया है? तो ये दुनिया की पहली ऐसी कार है जो कि पूरी तरह इथेनॉल पे चलेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और भारत में लॉन्च हुई है, ठीक। बताना है इसको किस कार कंपनी ने लॉन्च किया है। तो अभी तक हम सुनते आ रहे थे कि 20% इथेनॉल मिला के हम पेट्रोल में चलाएंगे कार को या वाहन को, ठीक है, या 10% इथेनॉल मिला के चलाएंगे। ये कार ऐसी है कि पूरी तरह इथेनॉल पे चलेगी, 100% इथेनॉल पे, और ये बनाई है टोयोटा ने। टोयोटा ने अपनी इनोवा कार को कुछ इस तरह बनाया है और लॉन्च किया है कि वो 100% इथेनॉल पे चल सकती है, ठीक। और इसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं किस मंत्रालय के? रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय के, ठीक। ये भी याद रखना है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इथेनॉल क्या है? इथेनॉल का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इथेनॉल एक अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH, और जो OH ग्रुप है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? अल्कोहल के लिए। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, कभी कभी क्या ये पूछा जा चुका है कि अल्कोहल के लिए कौन सा ग्रुप इस्तेमाल होता है, तो वो होता है OH, ठीक। इथेनॉल के फॉर्मूले की बात करें CH3 CH2OH, ठीक है। तो ये सब चीजें हम जो देख रहे हैं ये किसकी तरफ है? ये है नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ, ठीक है, कि क्या हम कैसे कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। और भारत का जो लक्ष्य है नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ, या कब तक का लक्ष्य ले रखा है नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए, तो वो है 2070 का। इंडिया का जो टारगेट है कि 2070 तक हम एक ऐसे देश बन जाएंगे जहां पे नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा, राइट। तो टोयोटा है आंसर, विश्व का पहला कार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिसेंटली चोकुवा राइस गॉट GI टैग एंड इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? हाल ही में चोकुवा चावल को GI टैग मिला है और यह किस राज्य से संबंधित है, ठीक। GI टैग की बात करें, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, बताओ भाई चोकुवा राइस कहां का है जिसको GI टैग मिला है? तो चोकुवा राइस है उस स्टेट का जहां के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी हैं। बताइए, अभी पढ़ा था, तो कहां के? असम के, ठीक है। तो ये जो चोकुवा राइस है ये असम को बिलोंग करता है, जहां पर GI टैग दिया गया है इसको, ठीक। यहाँ पे नीचे एक और इमेज देख रहे हो आप, कुछ बनाना आपको दिख रहा है, ये एक वैरायटी है, किस नाम से है? मैती बनाना, ठीक। यहाँ पे पढ़ने से लग रहा होगा मट्टी बनाना, लेकिन इसको पढ़ा जाता है जहां का ये है मैती बनाना, और ये कहाँ को बिलोंग करता है ये बताना है। इसको भी GI टैग दिया गया है, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये है कन्याकुमारी का, बताओ भाई कन्याकुमारी का है तो कहाँ होगा? तमिलनाडु, ठीक है। तो जो मैती बनाना है ये कहाँ को बिलोंग करता है? तमिलनाडु को, इसको भी GI टैग मिला है। और असम में चोकुवा राइस को GI टैग दिया गया है, ठीक है। इसी तरह पार्ट 1 में हमने मुश्क बुद्धिजी राइस पढ़ा था, उसको भी GI टैग मिला है, इसलिए उसको भी याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, ये तीनों चीजें पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट, इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली द इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इज लॉन्च इन? तो हाल ही में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दिन में व्यवस्था थी F1 रेसिंग की, दिन में रेस हम देख सकते थे, हो सकती थी, बट नाइट में नहीं, रात में नहीं हो सकती थी। तो भारत ने
भारत में बन चुका है, जहां पर अब रात में भी रेस हो सकेगी, F1 रेसिंग, राइट। और ये बनाया गया है चेन्नई में, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, तमिलनाडु। और इसके अगर सर्किट की लेंथ की बात करें तो ये 3.5 किलोमीटर का रेसिंग ट्रैक है या फिर रेसिंग सर्किट है, ठीक है। तमिलनाडु, चेन्नई में, भारत का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। Recently, which city won the India Smart Cities Award 2022 by Urban and Housing Affairs Ministry? हाल ही में किस शहर ने शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 जीता है, ये बताना है। सिंपली अगर पूछा जाए तो जो स्मार्ट सिटी अवार्ड है 2022 का, वो किस सिटी को दिया गया है, ये बताना है। तो ये मिला है इंदौर को, अगर सिटी की हम बात करें, ठीक। और हो सकता है ये भी पूछ ले स्टेट, तो स्टेट आपको पता ही है, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। अगर स्मार्ट स्टेट की बात पूछ ली जाए कि स्मार्ट स्टेट अवार्ड किसको मिला है, तो वो मध्य प्रदेश को मिला है। और सिटी की बात करें तो इंदौर को मिला है। दोनों चीजें याद रखनी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है या पूछा जा भी चुका है पहले कि जो नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन था भारत सरकार की तरफ से, ये कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 2015 में। और इसका लक्ष्य जो था कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे हम भारत में, ठीक है। 2015 में लॉन्च हुआ था, याद रखना है, ठीक। एक चीज और पूछी जा सकती है कि अर्बन और हाउसिंग अफेयर्स जो मंत्रालय है, ये किसके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कौन है, या ये किसके अंडर में है? तो वो है हरदीप सिंह पुरी जी। इनका नाम भी याद रखना है। अच्छा, हरदीप सिंह पुरी जी के पास और कोई भी मंत्रालय है क्या? तो इनके पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के पास है, हरदीप सिंह पुरी जी के पास, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी। आगे बढ़े। रिसेंटली खेलो इंडिया विमेन लीग वॉज रीनेम्ड एज डैश विमेंस लीग। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये बताना है। तो जिसका नाम था खेलो इंडिया विमेन लीग, अब वो हो चुकी है अस्मिता लीग, ठीक है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अस्मिता का मतलब क्या है। तो ये पूरा फुल फॉर्म याद रखना है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग विमेन थ्रू एक्शन। कभी कभी पूछ लेते हैं कि अस्मिता में एस का मतलब क्या है, तो वो हो गया स्पोर्ट, या फिर आई का मतलब क्या है, तो वो हो गया इंस्पायरिंग। इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इस अस्मिता का फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक। अगर हम खेलो इंडिया की बात करें, ये भी एक नेशनल मिशन था, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को, ठीक है। जो हमारा यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो स्पोर्ट्स में भी आगे जाए, अपना करियर बनाए और भारत का नाम रोशन करे, ठीक है। इसको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? राष्ट्रीय मिशन था, 2018 में चलाया गया था, इसको लॉन्च किया गया था, राइट। और जो हमारे पारंपरिक खेल है, जैसे कि खो खो है, कबड्डी है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए इस तरह का मिशन चलाया गया था, खेलो इंडिया नाम से, ठीक है। और खेलो इंडिया विमेन लीग अब क्या है, अस्मिता लीग है, याद रखना। आगे बढ़े। रिसेंटली द इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस वाज लॉन्च्ड। तो भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। स्टेट की अगर बात करें तो कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है भाई? बेंगलुरु, ठीक। अगर स्टेट पूछ लें तो कर्नाटक में हुआ है भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस लॉन्च। कुछ इस तरह का दिखता है, ये आप देख सकते हो इधर, ठीक है। आगे बढ़े। Recently, Avil manufactured the India's first long-range revolver, which is named as। हाल ही में अवील ने भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का निर्माण किया है, जिसे नाम दिया गया है। तो अवील क्या है मेरे भाई? तो अवील है एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, राइट, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फैक्ट्री कह सकते हो, जो कि कानपुर में बेस्ड है, कानपुर यूपी, राइट, जो कि वेपन्स बनाने का काम करती है। और इसने बनाई है भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, ठीक है। और उसका नाम बताना है, इसका नाम है प्रबल। तो प्रबल है भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, मतलब ये भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। तो इससे पहले जो रिवॉल्वर्स होती थी उनकी रेंज कम होती होगी, राइट। तो हम यूजुअली जो रिवॉल्वर्स अवेलेबल थी मार्केट में वो थी 20 मीटर तक की टारगेट हिट करने तक की, ठीक। इनकी जो क्षमता होती थी 20 मीटर तक का टारगेट हिट कर सकती थी। लेकिन ये जो हमारी भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, ये आपकी 50 मीटर तक की दूरी को हिट कर सकेगी, ठीक। 50 मीटर तक के टारगेट को ये हिट कर सकेगी, ये प्रबल नाम की रिवॉल्वर, जो कि बनाई है अवील ने, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट लिमिटेड इंडिया। कहाँ की है? कानपुर यूपी, राइट। आगे बढ़े।
Recently, India participated in a multinational exercise named CCAT 2023, which was conducted in. हाल ही में भारत ने CCAT 2023 नामक एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया, जो कहां आयोजित किया गया था, ये बताना है। ठीक है, तो जो CCAT एक्सरसाइज है, साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि एक नौसेना अभ्यास है। ठीक है, और ये इसका 20वां संस्करण था, ये भी याद रखना है। बताना ये हुआ कहां पे है, तो सी और सिंगापुर। ठीक, तो सिंगापुर है आंसर, जहां पर ये CCAT नाम की एक्सरसाइज हुई है, नौसेना अभ्यास हुआ है। ठीक, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, यूएस नेवी। ठीक, यूएस नेवी इस अभ्यास को लेड करने वाला है, और भारत की तरफ से INS पुलिस ने इसमें भाग लिया है, इस अभ्यास में, ये भी याद रखना है। ठीक, कहां हुई है, सिंगापुर में हुई है, 20वां संस्करण था। आगे बढ़ा जाए। सिंगापुर की कैपिटल क्या है, काफी आसान है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच कंट्री वन द फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप, हाल ही में किस देश ने फीफा महिला विश्व कप जीता है। तो बताओ भाई, कौन जीता है फीफा महिला विश्व कप, ये है उस देश का फ्लैग। अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो एक और हिंट देते हैं, तो हिंट है मैड्रिड। अब अगर पहचान जाओ ऑप्शंस में से, तो मैड्रिड है राजधानी कहाँ की, स्पेन की। ठीक है, और जो फाइनल हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, स्पेन और इंग्लैंड के बीच में। तो इंग्लैंड रहा है रनर अप इस इवेंट का, जो कि फुटबॉल इवेंट था, फीफा विश्व कप। ठीक है, जीता कौन है, स्पेन जीता है, 1-0 से जीता है। ठीक, ये भी याद रखना है, पॉइंट भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इवेंट हुआ कहाँ पे था, तो यहाँ पे नजर डालोगे तो ये दिखेगा आपको, ये लोगो था इनका फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का, और AU और NZ, तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में प्लस न्यूजीलैंड में, इन दो जगहों पे हुआ है ये फुटबॉल इवेंट फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। ठीक, जीता कौन है, स्पेन। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, रिसेंटली एन एक्सरसाइज नेम्ड ब्राइट स्टार 23 वाज कंडक्टेड इन, हाल ही में ब्राइट स्टार 23 नामक एक अभ्यास कहां आयोजित किया गया था। तो जो ब्राइट स्टार नामक अभ्यास है, ये हुआ है कायरो में, और कायरो कहां है भैया, नहीं हिंट बन पा रही है तो पिक्चर देख लो, पिक्चर से समझ आ जाएगा। पिक्चर में एक पिरामिड दिख रहा है, और कायरो कैपिटल है या राजधानी है कहाँ की, इजिप्ट की। ठीक है, तो इजिप्ट में हुई है ये ब्राइट स्टार नाम की एक्सरसाइज। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें पार्ट लिया है, हमारी भारतीय वायुसेना में। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो कायरो इजिप्ट, ब्राइट स्टार 2023 की। रिसेंटली अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड फ्लड वॉच वॉज लॉन्च्ड बाय, हाल ही में फ्लड वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। बताओ भाई, क्या लग रहा है ऑप्शंस में से, टूरिज्म मंत्रालय हो सकता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री हो सकता है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, अर्थ साइंसेज हो सकता है। तो फ्लड बाढ़ से रिलेटेड है, तो ये किस मंत्रालय द्वारा हो सकता है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया गया है फ्लड वॉच का ये जो एप्लीकेशन। ठीक, अब ये एप्लीकेशन करेगा क्या, जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये 7 दिन पहले इंफॉर्मेशन दे देगा या वार्निंग दे देगा कि कहां पर बाढ़ आने वाली है, या आप जहां पर हो वहां पे बाढ़ आ सकती है क्या, तो ये एक अर्ली वार्निंग आपको दे देगा, वो भी 7 दिन पहले। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक, जल शक्ति मिनिस्ट्री में भी सेंट्रल वाटर कमीशन है जो CWC द्वारा लॉन्च किया गया था इसको। ठीक, जो कि आता है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है CWC हमारा, जिसने लॉन्च किया है फ्लड वॉच नाम का एप्लीकेशन। ठीक, अगर बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, और इसके चेयरमैन भी पूछे जा सकते हैं, तो वो हैं कुशविंदर वोहरा जी। ठीक है, CWC के कुशविंदर वोहरा हैं चेयरमैन इसके। और जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात करें, कभी कभी ये पूछा जा चुका है पहले भी कि ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 2019 में, और इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो फ्लड वॉच जो लॉन्च हुआ है किसके द्वारा, CWC द्वारा, सेंट्रल वाटर कमीशन, जो कि आता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक, दोनों में से कुछ भी आ जाए ऑप्शन में से तो आप लगा सकोगे। आगे बढ़ा जाए। Recently, who among the following released the Mayam Biodiversity Atlas, India's first village atlas?
हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला ग्राम एटलस मयम जैव विविधता एटलस जारी किया है? तो एटलस क्या होता है पहले तो ये बताओ। 7वीं 8वीं कक्षा में आपको एक किताब मिलती है जिसमें मैप्स होते हैं कई सारे, ठीक है, तो मैप की किताब को कहते हैं हम एटलस, ठीक है। तो ये भारत का पहला है एटलस है जो किसी विलेज का है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है, ठीक है। और एक ये विलेज का एटलस है जो कि लॉन्च किया गया है, बताना है कहां पर। और ये एटलस का नाम है मयम जैव विविधता एटलस, ठीक। और ये मयम नाम की जगह है कहां पर? गोवा में। अब ऑप्शंस में से देख के बताओ कौन लॉन्च कर सकता है इसको। तो प्रमोद सावंत जी ने लॉन्च किया है क्योंकि ये हैं सीएम कहां के? गोवा के, राइट। इन्होंने लॉन्च किया है मयम जैव विविधता एटलस या फिर मयम बायोडाइवर्सिटी एटलस। मयम एक जगह है गोवा में, एक विलेज है जहां का एटलस लॉन्च किया गया है और ये भारत का पहला एटलस है जो किसी गांव का है, ठीक है। प्रमोद सावंत जी ने इसको लॉन्च किया है, राइट। गोवा की बात करें, यहाँ पे गवर्नर कौन है? अभी पढ़ा था, पीएस श्रीधरन पिल्लई जी है, ठीक है। लेकिन लॉन्च किसने किया है? प्रमोद सावंत जी ने, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। याद रखना है नाम भी, मयम बायोडाइवर्सिटी एटलस। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु बिकेम द नेशनल आइकन ऑफ नेशनल इलेक्शन कमीशन? तो हाल ही में चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन बना है? तो ये है इनकी तस्वीर और ये है, इनसे सभी वाकिफ हैं, ये है सचिन तेंदुलकर जी। इनको बना दिया गया है चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, कब बना था भाई? तो ये बना था 25 जनवरी 1950 को, ठीक। ये डेट ऐसे ही याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि इसी डेट पर हम नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं, ठीक है। और इसी दिन पे बना था हमारा इलेक्शन कमीशन, एक ऐसा आयोग जो पूरे भारत में चुनाव को संचालित रखने का काम करता है, मॉनिटर करने का काम करता है इलेक्शंस को, राइट। कभी कभी बहुत कॉमनली इसका क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, ये किस आर्टिकल में आता है इलेक्शन कमीशन? तो 324 आर्टिकल में आता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। काफी कॉमनली कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए बता दिए। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सीईसी, तो वो है राजीव कुमार जी अभी, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखनी है इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जी बना दिए गए हैं नए राष्ट्रीय आइकन। आगे बढ़ा जाए। Recently, which state government announced to launch India's first drone testing common testing center? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो भारत का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर होगा जहां पर कहीं से भी लोग, मतलब इंडिया में ही कहीं के भी प्रदेश के या किसी भी राज्य के लोग आके ड्रोन टेस्टिंग कर सकते हैं। और ये भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये हो रहा है चेन्नई में, या फिर होने वाला है चेन्नई में, घोषणा की गई है। और ये बनेगा कहां पे? तमिलनाडु में, अगर स्टेट की बात करें। और तमिलनाडु में भी कहा? चेन्नई, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। भारत का पहला है कॉमन ड्रोन टेस्टिंग सेंटर। आगे बढ़ते हैं। Recently, which among the following developed a satellite-based device named नाव मित्र for fishermen? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मछुआरों के लिए नाव मित्र नामक उपग्रह आधारित उपकरण विकसित किया है? ठीक है, तो बताइए भाई। तो जो नाव मित्र नाम का जो डिवाइस है, नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में नाम ही पूछ ले, ऑप्शन में नाम रख दे, ठीक है। तो नाव मित्र है इस डिवाइस का नाम, जो कि एक सैटेलाइट बेस्ड डिवाइस है। इसको बनाया है इसरो ने, ठीक है। हमारी जो स्पेस एजेंसी है, इसरो ने बनाया है नाम मित्र की डिवाइस। अब ये डिवाइस करेगी क्या, क्यों बनाई है, तो ये इस पिक्चर से आप समझ जाओगे। मछुआरों की ये हेल्प करने के लिए बनाई गई है। ये एक सेंटर है जो कि किनारे पर है, ठीक है। मछुआरे यहाँ पे गए हुए हैं बोट पे, ठीक। और ये सैटेलाइट से कनेक्टेड भी रहेंगे इस हेल्पिंग सेंटर से, ठीक। ये याद रखना, ये आप मत समझ लो याद क्या रखना है इसमें, ठीक। तो किसी भी तरह का मौसम में बदलाव होगा, जब ये मछुआरे यहाँ पे समुद्र में होंगे, या किसी भी प्रकार की साइक्लोन की वार्निंग मिलेगी, तो ये तुरंत अलर्ट पहुंच जाएगा इस सेंटर में, और इनकी समय रहते मदद करी जाएगी और इनको बचाया जाएगा, या तुरंत उस चीज से बचा जाएगा कि जो भी हानिकारक हो सकता है, राइट। तो एक तरह से अलर्ट सिस्टम है ये नाव मित्र जो है डिवाइस बनाने का, ठीक। जो बनाया है अलर्ट सिस्टम है एक तरह से, ठीक है भाई। तो इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड अ सैटेलाइट बेस्ड डिवाइस नेम्ड नाव मित्र फॉर फिशरमैन। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मछुआरों के लिए नाव मित्र नामक उपग्रह आधारित उपकरण विकसित किया है? तो एक डिवाइस है जिसका नाम है नाव मित्र, बनाया किसके लिए गया है? मछुआरों के लिए बनाया गया है। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, कहो तो डिवाइस का नाम पूछ ले या किसके लिए बनाया गया है यही पूछ ले। बनाया किसने है, यहाँ पे प्रश्न ये है। तो ये जो डिवाइस है ये बनाई है इसरो ने, राइट। क्या नाम है? नाव मित्र। अब ये डिवाइस करेगी क्या, यहाँ पे पिक्चर से आप देख के इसका काम समझ सकते हो, ठीक। मछुआरों की किस तरह ये मदद कर सकती है। ये यहाँ पे मछुआरे हैं समुद्र में, ठीक, ये दिख रहे होंगे आपको। ये सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेंगे एक हेल्पिंग सेंटर से। यहाँ पे एक समुद्र के किनारे एक हेल्पिंग सेंटर भी होगा, ठीक। किसी भी तरह का अलर्ट आता है, साइक्लोन का अलर्ट आता है या फिर एकदम से मौसम में बदलाव का अलर्ट आता है, तो वो तुरंत सिग्नल भेज दिया जाएगा यहाँ से, कहाँ पर, इस अथॉरिटी के पास। और तुरंत समय रहते तुरंत जो भी मदद हो सकती है वो इनको दी जाएगी या इनको सेफली वहां से उस जो भी मतलब अलर्ट आएगा उससे बचाने का काम करेगा ये सैटेलाइट डिवाइस जो है नाव मित्र नाम का, ठीक है। इसरो ने डेवलप किया है नाव मित्र को, किसके लिए? मछुआरों के लिए। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड एन एयरक्राफ्ट नेम्ड ओरोन। तो जो ओरोन नाम का एक विमान है किसने लॉन्च किया है या किस देश ने लॉन्च किया है ये बताना है। तो जो ओरोन नाम का विमान है ये लॉन्च किया है इजराइल ने। इजराइल की कैपिटल क्या है भाई? जेरूसलेम है, ठीक। और यहाँ के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है इसैक हर्जोग। इतनी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। पूछ ली जाती है कभी कभी, रीजनिंग में पूछ ली जाती है, एनालॉजी में, ठीक है। तो ओरोन एयरक्राफ्ट है, इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया। Recently, which among the following launched a robot named Pybot to fly aircraft which is first of its kind in the world? तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसने विमान उड़ाने के लिए एक पाइबॉट नामक रोबोट लॉन्च किया है जो दुनिया का इस तरह का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया में अब पहला रोबोट ऐसा बन चुका है जो इंसान की जगह एयरक्राफ्ट उड़ाने का काम करेगा, और इस रोबोट का नाम भी क्या रख दिया गया है? पाइबॉट, ठीक। पायलट जैसे होता है, अब पायलट का नाम बदल के कर दिया गया है इस रोबोट का पाइबॉट, ठीक। तो ये पाइबॉट नाम का जो रोबोट है ये लॉन्च किया गया है कोरियन एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, जो कि अब एयरक्राफ्ट उड़ाने का भी काम करेगा। मतलब पायलट का काम खत्म है, अब पाइबॉट आएगा, ठीक है। विश्व का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Recently, who won the Dutch Grand Prix 2023 इवेंट? हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 इवेंट किसने जीता है? भाई कोई भी क्वेश्चन गलत कर देना, लेकिन इस बार ये जो ग्रैंड प्रिक्स के इवेंट के क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल भी मत गलत करना 2023 के, ठीक है। ये है इनकी तस्वीर, जो जुड़े हैं वो जानते हैं इनकी तस्वीर अच्छी तरह से। ये है मैक्स वर्स्टेपन, और ये डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का भी इवेंट जीत चुके हैं। 2023 में जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो यही जीते हैं, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल 2 इवेंट का नाम याद रखना 2023 में, कौन कौन से हैं वो? एक तो एजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। इन 2 ग्रैंड प्रिक्स का केवल नाम याद रखना है, वो कौन जीते हैं? सर्जियो पेरेज, राइट। बाकी जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स है कौन जीता है? मैक्स वर्स्टेपन जीते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु बिकेम द सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन? हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन बने हैं? तो ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लोगो, और इसके नए सीएमडी बना दिए गए हैं परमिंदर चोपड़ा जी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है जी। तो परमिंदर चोपड़ा बन चुके हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी। अच्छा, सीएमडी जो पावर कॉर्पोरेशन फाइनेंस अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु बिकेम द सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन? हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन बनाए गए हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं?
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के, तो वो है परमिंदर चोपड़ा जी। और अगर हम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? आर के सिंह जी हैं, राजकुमार सिंह जी। ठीक, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री आर के सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। ठीक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन बन गए हैं? परमिंदर चोपड़ा जी। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली इमर्सन मंगवावा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में इमर्सन मंगवावा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये बताना है। तो ये है उस देश का फ्लैग, काफी लोग समझ गए होंगे, ये है जिम्बाब्वे का फ्लैग, और जिम्बाब्वे के नए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने हैं इमर्सन मंगवावा। राइट, याद रखना है इनका नाम भी और देश का नाम भी जहां के ये बने हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 वाज हेल्ड इन। हाल ही में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित किया गया था, ये बताना है। इवेंट कहां हुआ है ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? बताओ भाई। तो ये हुआ है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में ये इवेंट हुआ है, और कोपेनहेगन है कैपिटल कहां की? डेनमार्क की। ठीक, तो याद रखना है डेनमार्क में ये इवेंट हुआ है। मेडल टैली की भी अगर बात करें तो हमारे भारत ने एक ब्रोंज मेडल जीता है, और भारत के लिए प्रणॉय HS जी ने ये ब्रोंज मेडल जीता है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो कुन लावुत हैं थाईलैंड के, इन्होंने जीता है गोल्ड। और सिल्वर की बात करें तो कोदाई नाराओका ने जीता है, जो कि जापान के हैं, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है, तो मेडल इंडिया का याद रखना ब्रोंज मेडल है इस इवेंट में, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रणॉय HS जी ने जीता है। इवेंट कहां पे हुआ है? डेनमार्क में हुआ है। गोल्ड कौन जीता है? कुन लावुत जीते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इवेंट जीता कौन है, तो कुन लावुत हैं अगर इवेंट में गोल्ड की बात अगर करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच कंट्री कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर टू PM मोदी? हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये जो सम्मान है एक उच्चतम सम्मान है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को। बताना है किस देश ने ये सम्मान दिया है मोदी जी को। तो ये है उस देश का फ्लैग, और ये फ्लैग अगर नहीं पहचानते हो तो एथेंस है उस देश की राजधानी। अब बताओ ऑप्शन से। तो एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस ने सम्मानित किया है PM मोदी जी को किससे? ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर। ठीक, इस सम्मान का नाम भी याद रखना है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BPCL? BPCL के कौन बना दिए गए ब्रांड एम्बेसडर, ये बताना है। BPCL क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, लिख भी देते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राइट, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिए ये बताना है। फोटो से साफ पता चल रहा है, ये है राहुल द्रविड़ जी, ये बना दिए गए ब्रांड एम्बेसडर किसके? BPCL के। BPCL की बात करें, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1976 में। हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है कभी कभी, तो वो है मुंबई में। कभी कभी चेयरमैन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक, BPCL के। ठीक, तो वो कौन है? G कृष्ण कुमार जी है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक, BPCL के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? राहुल द्रविड़ जी बन चुके हैं। रिसेंटली अ फेस्टिवल नेम्ड लॉन्ग बुद्धा अमरनाथ यात्रा वाज स्टार्टेड इन। हाल ही में बुद्धा अमरनाथ यात्रा नामक एक उत्सव कहां शुरू किया गया है? ठीक है, तो एक उत्सव मनाया गया, और इस उत्सव में एक बुद्ध यात्रा निकाली गई है जिसका नाम है बुद्ध अमरनाथ यात्रा। बताना है कहां पे इसकी शुरुआत हुई है। तो ये बुद्ध अमरनाथ यात्रा निकाली गई है जम्मू में। राइट, ठीक है। अगला प्रश्न, रिसेंटली हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं ये बताना है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो नए अध्यक्ष चेयरमैन बन गए हैं वो हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी। ठीक है, अब NGT की अगर बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2010 में।
और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब इसका काम क्या है एनजीटी का? तो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए जितने भी कानूनी मामले हैं वो कौन देखेगा? एनजीटी देखेगा। जितने भी विवाद हैं वो कौन देखेगा? एनजीटी देखेगा, राइट। तो एनजीटी का काम है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना कानूनी रूप से, ठीक है। और ये बना कब था? 2010 में। इसके चेयरमैन कौन बन गए? प्रकाश श्रीवास्तव जी। अगर हम लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो उसके कैबिनेट मंत्री कौन है? कानून मंत्री कौन है? पढ़ा भी था हमने लास्ट मंथ में, अर्जुन मेघवाल जी हैं, ठीक, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ा जाए। Recently, CSIR National Botanical Research Institute लखनऊ launched NAMO 108, which is a हाल ही में CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ ने नमो 108 लॉन्च किया है, जो कि क्या है ये बताना है। तो जो नमो 108 नाम की चीज है जो कि लॉन्च की है CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लखनऊ में, जो कि है बताना है क्या है। तो ये एक फ्लावर है, यहाँ से आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये एक फूल है। और ये फूल भी कौन सा है? ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, जो कि होता है लोटस, ठीक। तो ये लोटस की एक वैरायटी है जिसका नाम है नमो 108। बनाई किसने है? CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक। कभी कभी इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, बताओ वैज्ञानिक नाम क्या है इस लोटस का, हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है? तो वो है नीलंबो न्यूकीफेरा, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो नमो 108 क्या है? लोटस है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली द G20 फिल्म फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन, तो हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। और इस G20 फिल्म फेस्टिवल में भारत की तरफ से जो फिल्म स्क्रीन करी गई, इसकी शुरुआती हुई इस फिल्म से जिसका नाम था पत्थर पांजल, ठीक। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सत्यजीत रे जी ने। डायरेक्टर कौन है? सत्यजीत रे, पत्थर पांचल के, ठीक है। इसकी स्क्रीनिंग से शुरुआत हुई इस इवेंट की, जो कि G20 फिल्म फेस्टिवल है। कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। आगे बढ़ा जाए, एक मिनट। अगला प्रश्न है, रिसेंटली B20 समिट इंडिया 2023 वाज हेल्ड इन, हाल ही में B20 शिखर सम्मेलन भारत 2023 कहां आयोजित किया गया था? तो G20 का एक ऐसा सेगमेंट या सम्मेलन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। बी फॉर के यहाँ पे क्या है? बिजनेस। तो जितने भी बिजनेस कम्युनिटी हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जितने भी समूह हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस सम्मेलन में पार्ट लेंगे G20 के, जो कि किससे संबंधित है? बिजनेस से। और ये हुआ है कहां पर? न्यू दिल्ली में। इसकी थीम याद रखना जरूरी है। इस इवेंट की थीम रही है रेज, और इसका फुल फॉर्म याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। R फॉर है रिस्पॉन्सिबल, A फॉर है एक्सीलरेटेड, I फॉर है इनोवेटिव, S फॉर है सस्टेनेबल और E फॉर है इक्विटेबल बिजनेस, ठीक। ये इस इवेंट की थीम है, ठीक। रेज B20 समिट इंडिया 2023 कहां हुई है? न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन, हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी, ये बताना है। तो ये जो इवेंट है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, ये हुआ था जॉर्डन में, जो कि एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। और मेडल टैली की बात करें, हमारा भारत के लिए खुशी की बात है कि हम इसमें 4 गोल्ड जीते हैं, ठीक, ये भी याद रखना है। और ये जो गोल्ड विजेता है ये है इनके नाम, ये भी याद रखना, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है इस तरह से कि ये किस खेल संबंधित हैं और किसने या फिर गोल्ड जीता है इस इवेंट में। तो ये है मोहित कुमार, प्रिया मलिक, अंतिम फंगल और सविता जी ने गोल्ड जीता है इस इवेंट में, ठीक। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, रिसेंटली आकाशवाणी लॉन्च द 67th एडिशन ऑफ नो इंडिया प्रोग्राम अंडर विच मिनिस्ट्री, हाल ही में आकाशवाणी ने किस मंत्रालय के तहत भारत को जानो कार्यक्रम का 67वां संस्करण शुरू किया है? तो आकाशवाणी, जिसको हम ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी कॉमनली जानते हैं, इसका नो इंडिया प्रोग्राम
को लॉन्च किया है इसने, 67वां एडिशन है। बताना ही ये जो प्रोग्राम है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जो नो इंडिया प्रोग्राम है ये शुरू किया गया था 2014 में, ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और 2023 में इसका 67वां एडिशन जो है शुरू किया गया है, और ये प्रोग्राम जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा, ठीक। इसका उद्देश्य था इस प्रोग्राम का कि जो भी भारतीय मूल के लोग हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनको भारत से किस तरह से जोड़ा रखा जाए, ठीक है। ये इस प्रोग्राम का ये मेन उद्देश्य था, ठीक है। इसलिए बाहर से जुड़ा हुआ मामला है, किसने लॉन्च किया था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करें तो ये किसके अंतर्गत है, ये कौन है इसके कैबिनेट मंत्री, तो वो है एस जयशंकर जी, ठीक। इतनी चीजें याद रखनी है। नो इंडिया प्रोग्राम कब चालू हुआ था, 2014। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच स्टेट्स गवर्नमेंट लॉन्च्ड भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते स्कीम। तो अभी किस राज्य ने या किस राज्य की सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा रास्ते योजना शुरू की है, ये बताना है। तो भगवान बिरसा मुंडा यहाँ पर नाम है, बिरसा मुंडा जी झारखंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो स्कीम है ये झारखंड की नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये लॉन्च की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, राइट। अब नाम ये फिर क्यों दिया गया ये भी बात कर लेते हैं। तो जो स्कीम है ये है किस चीज की, इसमें 17 आदिवासी विलेजेस को या फिर ट्राइबल भी बोल सकते हैं, ट्राइबल विलेज जो है, जो 17 आदिवासी गांव हैं उनको जोड़ने का काम किया जाएगा किससे, मेन हाईवे से, नेशनल हाईवे से, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते स्कीम, ठीक। नाम से भी समझ आ रहा है, ठीक। तो बिरसा मुंडा जी जो थे वो लोक नायक थे, किसके, आदिवासियों के या फिर जनजाति लोगों के, ठीक है। लोक नायक बोले जाते हैं बिरसा मुंडा। उनके उद्धार के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए काफी काम किया था बिरसा मुंडा जी ने, इसलिए इस स्कीम का नाम इनके नाम पर पड़ा है, जो कि कहाँ चलाई गई है, महाराष्ट्र में, ठीक। 17 ट्राइबल विलेज को जोड़ने का काम करेगी नेशनल हाईवे से। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द उद्गम पोर्टल। तो अभी इनमें से किसने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है, तो उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है आरबीआई द्वारा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उद्गम का फुल फॉर्म क्या है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, राइट। आरबीआई के बारे में एक प्रश्न जो पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में इसके नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए थे, हमने पढ़ा भी था शायद जून में, ठीक है। कौन थे, वो हैं जानकी रमन जी, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। ये है नए डिप्टी गवर्नर किसके, आरबीआई के, और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली पीएम ऊषा कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो पीएम ऊषा अभियान जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है, ये बताना है। अगर हम पीएम ऊषा का फुल फॉर्म जान ले तो हमें पता चल जाएगा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। तो हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, राइट। एजुकेशन मिनिस्ट्री के कैबिनेट मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो पीएम ऊषा कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, किसको लेकर है, हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने को लेकर है। रिसेंटली मेरा बिल मेरा अधिकार कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय। हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, बताओ भाई ऑप्शन में से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या फिर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर एमएसएमई। तो ये जो मेरा बिल मेरा अधिकार है ये चलाया गया है सीबीआईसी द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी हमने सेशन 1 में, ये पार्ट 1 में पढ़ा भी था, इसके नए चेयरमैन बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे बताओ, इंपॉर्टेंट है, संजय कुमार अग्रवाल जी, याद रखना है ये भी। अब बात कर लेते हैं ये अभियान क्या है, मेरा बिल मेरा अधिकार। ये ऐप भी दिख रहा होगा आपको, इस ऐप को आप डाउनलोड करिए, ठीक है। अब इसमें करना क्या होगा, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके बाद आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आप वहां से
बिल मांगेंगे अब, ठीक है, क्योंकि वो बिल ही अपलोड करना होगा आपको इस ऐप में, ठीक है। कहीं भी आप शॉपिंग करते हैं उससे आप अपना बिल मांगिए और उस बिल को यहाँ पे अपलोड करिए, और सरकार की तरफ से आपको या फिर सीबीआईसी की तरफ से आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, और ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको 10,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के रिवॉर्ड्स हैं। लकी विनर्स को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, चुने जाएंगे, किसी की भी किस्मत चमक सकती है। तो 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक का इनाम मिल सकता है बिल अपलोड करने के लिए। एक कंडीशन और है कि आपको जो बिल है वो मिनिमम 200 रुपए का होना चाहिए। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया है? तो ये काम करने से क्या होगा, आप पक्का बिल मांगेंगे दुकान पे, और इससे जो कर चोरी होती है, जो टैक्स की चोरी होती है दुकानदारों द्वारा, ठीक, वो कहीं ना कहीं इसमें कमी होगी, ठीक है। तो इस चीज को लेके सरकार का कदम है कि इससे जो कस्टमर्स हैं वो भी जागरूक होंगे, वो भी थोड़ा आकर्षित होंगे इस स्कीम से कि वो इनाम जीत सकते हैं, और वो बिल की मांग ज्यादा करेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पक्का बिल, ठीक। तो ये है मेरा बिल मेरा अधिकार अभियान। अभी सितंबर में ही ये शुरू हुआ है, लेकिन सारे स्टेट्स में शुरू नहीं हुआ है, कुछ स्टेट्स में शुरू हुआ है, और होपफुली आगे सारे स्टेट्स में चालू हो जाएगा, ठीक है। सीबीआईसी द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच सिटी टॉप द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 लॉन्च्ड बाय सीपीसीबी। हाल ही में सीपीसीबी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर सबसे ऊपर रहा है? ठीक है, तो एक सर्वे हुआ किस चीज को लेकर? एयर क्वालिटी को लेकर, वायु क्वालिटी को लेकर एक सर्वे हुआ। बताना है कौन सा सिटी इसमें ऊपर रहा है सबसे। तो इंदौर रहा है सबसे ऊपर अगर हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। और ये कराया किसके द्वारा गया था? सीपीसीबी द्वारा, जो कि है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री, वो है भूपेंद्र यादव जी, ठीक। एक ऐसा मंत्रालय जो कि किसको लेकर है? पर्यावरण को लेकर है, ठीक। उसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी। और टॉप पे कौन रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स में? इंदौर रहा है, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 करवाया किसने? सीपीसीबी। अगला प्रश्न, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस। हाल ही में कौन इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बना है, ये बताना है। तो ये है इन दोनों की तस्वीर जो कि इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, और ये दोनों ही बने हैं, ठीक है। ये है राफेल नडाल जी, और ये हैं ईगा स्वातेक जी, ठीक है। ये दोनों बने हैं ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस के। अगर इन्फोसिस की बात करें तो ये एक आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ठीक है। इसके बारे में और प्रश्न पूछे जाते हैं। सीईओ कौन है इन्फोसिस के? वो है सलिल पारेख। और इसके चेयरमैन कौन है इन्फोसिस के? वो है नंदन नीलेकणी। ये भी पूछा जा चुका है, ठीक। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुका है? राफेल नडाल और ईगा स्वातेक। अच्छा, राफेल नडाल किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो वो करते हैं स्पेन को, राइट। और अगर ईगा स्वातेक की बात करें तो ये किस कंट्री की हैं? ये है पोलैंड की, और दोनों ही टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनको बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर किसका? इन्फोसिस का। आगे बढ़ते हैं। Recently, स्वामित्व scheme won the national award for e-governance 2023. The scheme was launched by which ministry? हाल ही में स्वामित्व योजना ने e-governance 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, और यह योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो एक स्कीम है जिसको मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार, किस लिए? क्योंकि उसने डिजिटली अच्छी तरह इंप्लीमेंट किया है या शासन किया है, या उस स्कीम पर चला है जो उसका उद्देश्य था, ठीक। तो ये स्कीम है स्वामित्व। क्वेश्चन दूसरी तरफ भी पूछा जा सकता है कि नेशनल अवार्ड किस स्कीम को मिला है, तो ऑप्शन में स्कीम्स डाल दें तो आपको बताना पड़ेगा वो स्वामित्व स्कीम है, ठीक। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जो स्वामित्व स्कीम है ये किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी जिसको मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार। तो अगर हम स्वामित्व का मतलब जान लें तो हमें पता चल जाएगा ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई होगी। स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो नाम से समझ आ रहा है कि ये किससे जुड़ा हुआ है? गांव क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सर्वे करने का काम होगा गांव में, राइट। तो अब ऑप्शंस में से नजर डालो। एक्सटर्नल अफेयर्स से तो इसका कोई लेना देना होगा नहीं गांव का, ठीक है।
पंचायती राज का हो सकता है, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी कोई लेना देना नहीं है। अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स की अगर बात करें तो ये तो शहर से जुड़े होते हैं, ठीक, जितने मामले हैं वो अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स में होंगे, ठीक। तो ऑप्शंस में क्या बचता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, जिसके द्वारा ये लॉन्च की गई थी स्वामित्व स्कीम। अब इसकी बात कर लेते हैं, कब लॉन्च हुई थी ये, तो ये लॉन्च हुई थी 2020 में, ठीक है। क्या पता यही पूछ रहे हैं, स्कीम लॉन्च कब हुई थी, ठीक है। और स्कीम में है क्या ये, तो नाम से ही समझ लो कि विलेजेस का हमारे भारत में लगभग 6 पॉइंट, या फिर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 6.5 लाख विलेजेस है, उससे ज्यादा ही होंगे थोड़े, लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए 6.5 लाख विलेज है, गांव है, उनका सर्वे किया जाएगा, ठीक है। 5 सालों में इनका सर्वे किया जाएगा, और जितने भी भूमि अधिग्रहण को लेकर जितने भी बात है उनको सुलझाया जाएगा या उनका समाधान किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। ये है इस स्कीम का उद्देश्य, ठीक है। 2020 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। अगर हम इस मंत्रालय की बात करें तो इसके कैबिनेट मंत्री कौन है, तो वो है गिरिराज सिंह, ठीक। गिरिराज सिंह जी हैं इस मंत्रालय के, पंचायती राज मंत्रालय के मिनिस्टर, ठीक है। बढ़ा जाएगा तो स्वामित्व स्कीम है जिसको मिला है नेशनल अवार्ड, ठीक, राष्ट्रीय पुरस्कार, किस लिए, ई गवर्नेंस 2023 के लिए। आगे बढ़ते हैं। Recently, Union Cabinet approved PM e-bus सेवा to launch dash electric buses at cost of rupees 57,613 करोड़। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57,613 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करने के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी है। तो पीएम ई बस सेवा का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, और इस स्कीम में 57,613 करोड़ रुपए में कितनी इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च की जाएंगी ये बताना है, नंबर ऑफ बसेस, ठीक। तो 10,000 इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की जाएंगी 57,613 करोड़ रुपए में अंडर पीएम ई बस सेवा, ठीक है। तो याद रखना है नंबर, 10,000 बसेस चलेंगी 57,613 करोड़ की, और ये इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। आगे बढ़ते हैं। Recently, which country launched a combat drone named मोहजर 10? तो ये जो हाल ही में किस देश ने मोहजर 10 नामक एक लड़ाकू ड्रोन लॉन्च किया है, याद रखना, लड़ाकू विमान नहीं है, ये ड्रोन है, ठीक। तो ये जो लड़ाकू ड्रोन है ये लॉन्च किया गया है। फ्लैग आप देख सकते हो, कंट्री का फ्लैग ये है, अगर आप इस फ्लैग को जानते हो, और ये है ईरान का फ्लैग, ठीक है। ईरान ने लॉन्च किया है मोहजर 10 नाम का लड़ाकू ड्रोन। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली रेथा थावसन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में रेथा थावसन किस देश के प्रधानमंत्री बने, ये बताना है। ये है उस देश का फ्लैग, अगर आप जानते हो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं जानते हैं तो थावसन था फॉर थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं रेथा थावसन। याद रखना है दोनों चीज, इनका नाम भी याद रखना है और थाईलैंड के बने ये भी याद रखना है, ठीक है। थाईलैंड की कैपिटल क्या भैया? बैंकॉक है, ठीक। और इसकी करेंसी क्या है? तो यहाँ पे चलती है थाई बात, ठीक है, BAHT, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो रेथा थावसन है यहाँ के नए प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वन द चेस वर्ल्ड कप 2023? हाल ही में शतरंज विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो वर्ल्ड कप जो जीता है 2023 का, किसका? चेस का, वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? ये है नॉर्वे के खिलाड़ी, ठीक, ये भी याद रखना है। और हमारे लिए भी अच्छी एक बात है, भारत की खुशी की बात है कि हमारा जो फाइनल्स खेला है वो हमारे इंडियन प्लेयर ने खेला है, और वो कौन है? आर प्रगनंदा जी ने, ठीक है। इन्होंने फाइनल खेला इनके खिलाफ, मैग्नस कार्लसन के खिलाफ, राइट। और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु को, ये भी याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो और पूछा जा सकता है कि ये इवेंट हुआ कहाँ पे था? चेस वर्ल्ड कप 2023, तो ये हुआ था अजरबैजान में, ठीक। अगर साफ ना दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं अजरबैजान में ये इवेंट हुआ था, चेस वर्ल्ड कप, ठीक, 2023। जीता कौन है? मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के खिलाड़ी है ये, चेस प्लेयर। रिसेंटली द इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस वाज लॉन्च्ड इन बाय NTPC लिमिटेड, ठीक है। तो जो भारत का पहला हाइड्रोजन बस है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा, राइट। बताना है कहां पे इसको लॉन्च किया गया है? तो ये हुआ है लेह में,
भारत का पहला हाइड्रोजन बस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेह लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया है। अब हाइड्रोजन को यूज करेंगे एज फ्यूल, किसकी मदद से? हाइड्रोजन फ्यूल सेल को यूज करके। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एनटीपीसी द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखना है। कहां पे? लेह लद्दाख में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली द पीएम जनधन योजना कंप्लीटेड इट्स डैश ईयर ऑन 28 अगस्त 2023। यहाँ पर ब्लैंक होना चाहिए। हाँ, तो हाल ही में पीएम जनधन योजना ने 28 अगस्त 2023 को अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? आजकल स्कीम्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, डेट भी पूछ ली जाती है कि किस डेट को लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो इसलिए याद रखना जरूरी है 28 अगस्त इस डेट को। ठीक, पीएम जनधन योजना ने 2023 में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो हम ये अगर जान लें कि ये लॉन्च कब हुई थी, तो ये हुई थी 2014 में लॉन्च ये स्कीम। ठीक, तो 2014 से 2023 तक कितने दिन हो गए या कितने वर्ष हो गए? सॉरी, तो 14 से लेके 20 6 हो गए और 6 और 3 9 वर्ष। ठीक है, तो 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं पीएम जनधन योजना ने, जो कि लॉन्च हुई थी 2014 में 28 अगस्त को। राइट, और पीएम जनधन योजना थी क्या कि जो लोग भी बैंकिंग सर्विसेज से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी बैंकिंग से जोड़ना, उनके खाते खुलवाना। ठीक है, ताकि जो भी सेवाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है बैंक में या बैंक के थ्रू, वो उन तक पहुंच सके। ठीक है, तो हर किसी को बेसिकली बैंकिंग से जोड़ना था इस स्कीम का उद्देश्य, जो कि 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 9 साल पूरे हुए हैं अभी हाल ही में। Recently, which city became the third to have air quality early warning system developed by Indian Institute of Tropical Meteorology? ठीक, तो हाल ही में कौन सा शहर भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली वाला तीसरा शहर बन गया है? ठीक, तो बताना है कौन सा भारत का शहर है जो तीसरा बन चुका है जिसके पास एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है अब। ठीक है, जो कि डेवलप किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट है, ये पुणे का इंस्टीट्यूट है जिसने ये सिस्टम बनाया है, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक, और कौन सा भारत का तीसरा शहर है जिसके पास ये सिस्टम अब हो गया है? तो कोलकाता है भारत का वो तीसरा शहर जिसके पास अब ये एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। राइट, इससे पहले जो 2 शहर हैं जिनके पास ऑलरेडी ये सिस्टम है वो है न्यू दिल्ली और पुणे। ठीक, याद रखना। तो ये 3 शहर हैं भारत के जिनके पास ये सिस्टम है, जो कि हमें पहले ही बता देगा कि जो एयर की क्वालिटी है उस शहर की कैसी है, अगर खराब हो रही है तो उसको कैसे उस पर कंट्रोल किया जाए, इसके सिग्नल वो पहले ही दे देगा। ठीक है, तो कोलकाता बन चुका है तीसरा शहर। Recently, the Southeast Asia's largest desalination plant was launched in which state? तो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवीकरण संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया था, ये बताना है। तो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा है डीसैलिनेशन प्लांट, बताओ भाई। इंडिया में ही लगाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इंडिया में तमिलनाडु में ये प्लांट लगाया जाएगा, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट होगा। डीसैलिनेशन की अगर बात करें तो ये प्रोसेस होता है डीसैलिनेशन का। डीसैलिनेशन को समझने के लिए पहले हम बात कर लेते हैं सैलाइन क्या होता है। तो सैलिनेशन या सैलाइन वाटर होता है सी वाटर। ठीक, अब सी वाटर देखा होगा आपने, कैसा होता है? खारा पानी होता है, नमकीन होता है। ठीक है, उसमें नमक होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सैलाइन वाटर, या सी वाटर को बोला जाता है सैलाइन वाटर। राइट, तो सैलाइन वाटर हो गया आपका सॉल्ट वाला वाटर। डीसैलाइन वाटर क्या हो गया कि उसमें से सॉल्ट हटा दिया जाए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डीसैलिनाइजेशन। ठीक, कि हमने ओशियन या सी में से पानी लिया और उसमें से सॉल्ट को हटाने का काम किया और उसको बदल दिया किसमें? फ्रेश वाटर में। ठीक है, जितने भी सॉल्ट है उसमें से निकाल दिए। इस प्रोसेस को कहते हैं हम डीसैलिनाइजेशन। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि डीसैलिनेशन कौन सी टेक्निक यूज करता है? तो डीसैलिनेशन यूज करता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है साइंस में। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज करता है डीसैलिनेशन। ठीक, डिस्टिलेशन से भी हो जाता है डीसैलिनेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी हम
सॉल्ट को अलग कर सकते हैं पानी से, राइट। तो इतनी चीजें याद रखनी है। तमिलनाडु में ये खोला गया है साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली राजा अनिरुद्ध श्रीराम वन अ सिल्वर मेडल एट सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज एंड ही बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो राजा अनिरुद्ध श्रीराम जी ने अभी जीता है सिल्वर मेडल, ठीक है। कहां पर? एक मैथ को लेकर, गणित को लेकर एक जो है चैलेंज हुआ था या फिर प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम है सिमॉक। इसको हम सिमॉक के नाम से भी ऐसे शॉर्ट में जान सकते हैं, सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज। बताना है किस स्टेट के थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इसमें। तो जो राजा अनिरुद्ध हैं श्रीराम, ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश को, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है कहां पर? सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज, ठीक है। आंध्र प्रदेश के हैं। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु बिकेम द केयर टेकर पीएम ऑफ पाकिस्तान। तो अभी कौन बन चुका है केयर टेकर प्रधानमंत्री किसका? पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय सभा है वो भंग हो चुकी है, ठीक है। तो नया पीएम चुने जाने तक वहां पर एक केयर टेकर पीएम चुना गया है या बनाया गया है। बताना है वो कौन है, ठीक है। तो अनवर उल हक काकर जी बना दिए गए हैं पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम, राइट। अच्छा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है आरिफ अलवी, ये भी याद रखना है, ठीक है। केयर टेकर पीएम बनाए गए हैं अनवर उल हक काकर, ठीक है। शहबाज शरीफ हट चुके हैं, ठीक है, ये अब नहीं रहे हैं पीएम, कोई नए चुने जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग वन गोल्ड मेडल एट एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ये बताना है। तो ये है इनकी तस्वीर और ये है अनाहत सिंह जिन्होंने गोल्ड जीता है कहां पर? एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में, जो कि कहां पे हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी चाइना में। ये जो इवेंट हुआ है ये चाइना में इवेंट हुआ था और यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है अनाहत सिंह जी ने, राइट। इंपॉर्टेंट है। और ये अनाहत सिंह कहां को बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं न्यू दिल्ली को। 15 साल की हैं ये जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली टाइफून लैन वॉज रिपोर्टेड इन विच कंट्री। हाल ही में टाइफून लैन किस देश में रिपोर्ट किया गया था? तो टाइफून क्या है भाई? साइक्लोन है। और किस नाम का साइक्लोन है? लैन नाम का साइक्लोन। बताना है किस देश में इसको अभी रिपोर्ट किया गया था। तो ये रिपोर्ट किया गया था जापान में, टाइफून लैन, याद रखना है, ठीक है, पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इंडिया रीजन वाज हेल्ड इन। तो हाल ही में 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन भारत क्षेत्र का कहां आयोजित किया गया था, ये बताना है, ठीक है। तो ये हुआ था उदयपुर में। अब बताओ ऑप्शंस में से। तो उदयपुर है भैया राजस्थान में, जहां पर हुई है 9वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ठीक है, भारत क्षेत्र की। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? हमारे लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला जी ने, या फिर ओपी बिरला जी ने इसको प्रिसाइड किया है, ठीक है, ओपी बिरला जी ने। तस्वीर से पता भी चल रहा होगा। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, में भी पूछा जाए तो यहाँ पे बता दिया, इनहेंसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन द डिजिटल एरा, ठीक है। कीवर्ड के लिए डिजिटल एरा याद रख सकते हो और गवर्नेंस की बात की गई है, डेमोक्रेसी की बात की गई है, राइट। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न हमारा, ठीक है। और इसी के साथ अगस्त मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर हो चुके हैं, ठीक। अब हम मिलेंगे सितंबर में, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर करेंगे सितंबर के करंट अफेयर्स के, राइट। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप तैयारी रखते हैं, रिवीजन करते रहिए, तैयारी रखें, ठीक है।